Hello students, this is Deepak Kumar, Assistant Professor. Dear students, today I will explain Sonnet 18 by William Shakespeare. Now let's read the first stanza of the poem. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake thee, darling birds of May, and summer's lease hath all too short date. Here, thee, what the word thee refers to? Here, the word thee refers to a fair youth. दी यहाँ एक नौजवान व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है. However, the poet himself has not made it clear who this fair youth is. कवि ने हमें यह नहीं बताया कि ये नौजवान युवक कौन है, but most of the critics are of the view that it's a poet friend and patron, the Earl of Southampton, who is popularly known as Mr. W.H. ज़्यादातर क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये व्यक्ति कवि का बहुत ही घनिष्ठ मित्र और संरक्षक था, जो साउथहैम्पटन का अर्ल था, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और पॉपुलरली ये WH के नाम से जाना जाता था. Shall I compare thee to a summer's day? Now it is quite important here why the poet wants to compare his friend to a summer's day. समर डे से वो क्यों तुलना करना चाहता है अपने दोस्त की? Dear students, a summer day in India is very hot. It is troublesome. But summer in England is very pleasant and very enjoyable. समर सीजन जो इंग्लैंड में है वो बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही सुंदर है. दैट्स वाई द पोइट इज थिंकिंग ऑफ कंपेयरिंग हिज फ्रेंड टू अ समर्स डे. तो वो सोचता है, कहता है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना एक समर डे से करूं, गर्मियों के एक सुहावने दिन से, सुंदर दिन से करूं. लेकिन कवि फिर सोचता है, नहीं, देयर शैल बी नो कंपैरिजन बिटवीन यू एंड द समर डे. तुम्हारे और समर डे के बीच में तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती. दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर, यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. कवि कहता है अपने दोस्त को कहता है, तुम तो समर से भी, एक ग्रीष्मकालीन के सुहावने दिन से भी ज़्यादा सुंदर हो और ज़्यादा काम हो. टेम्परेट मीन्स काम. ए पर्सन हु हैज़ हैव सेल्फ कंट्रोल, हु इज़ मॉडरेट, हु इज़ काम. तो कवि कहता है कि तुम तो एक ग्रीष्मकालीन ऋतु के सुंदर सुहावने दिन से भी कहीं अधिक सुंदर हो, अधिक शांत हो. रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. रफ विंड्स तेज हवाएं, आंधी, डू शेक हिला देती हैं, डार्लिंग बर्ड्स ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स दैट स्प्राउट इन द सीजन ऑफ मे. कवि कहता है, फिर कवि यहाँ क्या कहता है? कवि अपने दोस्त की सुपीरियोरिटी साबित करता है ओवर द ब्यूटी ऑफ समर. टू प्रूव द सुपीरियोरिटी ऑफ हिज फ्रेंड्स ब्यूटी over the beauty of a summer's day, the poet starts finding fault with summer season. यहाँ कवि समर सीजन में भी उसकी कमियां निकालने लगता है. कवि क्या कहता है? रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. कवि कहता है कि गर्मियों में तेज हवाएं चलती हैं, और वो तेज हवाएं कभी कभी सुंदर सुंदर जो कपोलें होती हैं, फूलों की जो बर्ड्स होती हैं, जो कि मई के महीने में उगती हैं, उन सुंदर सुंदर फूलों की कपोलों को तेज हवाएं झकझोर देती है, उनको नष्ट कर देती है. द स्ट्रॉन्ग विंड्स समटाइम्स डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स. तेज हवाएं कभी कभी फूलों की सुंदरता को नष्ट कर देती है. तो कवि यहाँ समर सीजन की यहाँ कुछ कमियाँ हमें बता रहा है. Then the poet says,
and summer's lease hath all too short a date. Summer lease here means duration. The duration of summer hath means has, all too short बहुत ही छोटी. कवि कहता है कि जो गर्मियों की ऋतु है वो बहुत ही कम समय तक रहती है, उसकी जो ड्यूरेशन है बहुत ही थोड़ी है. तो इस तरह प्रकृति में भी और समर सीजन में भी कमियां ढूंढकर here the poet establishes the superiority of the beauty of his friend over the beauty of a summer season. He says that many delicate buds sprout in the month of May, and the beauty of these delicate buds is sometimes destroyed by the strong winds that blow in the summer season. Moreover, the summer season is of a very short duration. So the summer has many defects. The poet wants to emphasize here that summer has many defects. ग्रीष्म ऋतु में तो बहुत सारी कमियां हैं, but his friends has none of these defects. उसके दोस्त में तो ये कोई भी डिफेक्ट नहीं है. Now let's come to the second stanza. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. तो in this stanza, इस stanza में कवि क्या कहता है? Here let's read the first line again. Sometimes too hot the eye of heaven shines. What does the poet mean by eye of heaven? Eye of heaven क्या है? Here the eye of heaven means the sun. यहाँ eye of heaven का अर्थ है सूर्य, sun. The poet says that a summer day is usually very pleasant. कवि कहता है कि जो ग्रीष्मकालीन का दिन होता है अक्सर बहुत सुहावना होता है, सुंदर होता है. But sometimes the sun shines brightly. और कई बार क्या होता है कि सूर्य बहुत तेजी से चमकता है and is quite hot, और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत गर्मी पैदा करता है. Sometimes its golden complexion is dimmed by the cloud in the sky. और कई बार तो क्या होता है इसका जो सुनहरा रंग है वो बादलों की वजह से डिम पड़ जाता है. सेकेंड लाइन देखिए, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है. एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कंप्लेक्शन डिम्ड, और अक्सर उसका जो गोल्ड कंप्लेक्शन है, सुनहरा रंग है, वो भी मध्यम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है. तो यहाँ कवि सूर्य की कमियां निकाल रहा है. सूर्य में भी ही इज फाइंडिंग फॉल्ट विद सन. द सन कहता है कि सूर्य भी कभी कभी बहुत तेज चमकता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसका सुनहरा रंग है वो फीका पड़ जाता है, मध्यम पड़ जाता है, धूमिल पड़ जाता है बादलों की वजह से. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड लाइन. एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस. एवरी, या फेयर फ्रॉम फेयर मीन्स क्या है? फेयर फ्रॉम फेयर का मतलब सुंदर से भी सुंदर चीज, समटाइम कभी कभी, डिक्लाइंस मतलब नष्ट हो जाती है. सुंदर से सुंदर चीज की सुंदरता भी समय के बीतते बीतते नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है. बाई चांस, और वो सुंदरता कि क्यों कम हो जाती है? वो बाई चांस भी हो सकती है, बाई एक्सीडेंट भी हो सकती है. और नेचर्स चेंजिंग कोर्स, या जो नेचर का जो कोर्स है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. द कोर्स ऑफ नेचर कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड ड्यू टू द चेंजिंग कोर्स ऑफ नेचर समटाइम्स the beauty of even the most beautiful object in nature declines. सुंदर से सुंदर चीज भी समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है. या तो वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, या फिर प्रकृति का जो चक्र है, जो कोर्स है, उसकी वजह से हो जाती है. Here the poet means to say that not only the summer, the sun, flowers, but every beautiful object loses its beauty sometimes or the other. न केवल सूर्य, न केवल ग्रीष्मकालीन ऋतु, न केवल फ्लावर्स, लवली ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स, बल्कि यहाँ तक सारी सुंदर चीज़ें
प्रकृति में जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, दे लूजेज देयर ब्यूटी सम टाइम और दी अदर, वो कभी न कभी अपनी सुंदरता को खो देती हैं। इट मे हैपन ड्यू टू सम एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और थ्रू द चेंजिंग कोर्स ऑफ नेचर। बट द पोइट इज सर्टन दैट हिज फ्रेंड शैल नेवर लूज हिज ब्यूटी। कवि को पूरा विश्वास है कि उसका दोस्त वो कभी भी अपनी सुंदरता को नहीं खोएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टैंजा एंड लास्ट कपलेट। But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest। तो पहली पंक्तियां देखते हैं। पहले लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन अगेन। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। Eternal summer, what does the word eternal summer refers to here? इसका क्या अर्थ है? Here eternal summer means eternal youth, eternal beauty, because in England the summer is the season of pleasant warmth and lovely flowers। यहाँ eternal summer से हमारा अर्थ है eternal youth, यौवन, कभी खत्म न होने वाला यौवन, चीरकाल तक हमेशा बने रहने वाली सुंदरता और यौवन। वाई डज द पोइट से सो? पोइट said this because in England summer is the season of pleasant warmth and lovely flowers। So here the poet talks of the eternal summer। यहाँ कवि जब इटर्नल समर की बात करता है, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द इटर्नल ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। तो वो कवि अपने दोस्त की कभी खत्म न होने वाली सुंदरता के विषय में कह रहा है। इटर्नल समर हियर मीन्स द इटर्नल ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। द पोइट सेज that the eternal beauty of his friend shall never fade, his youth shall never fades away, he shall never lose the beauty that he possesses। और जो सुंदरता उसके पास है वो कभी उसको खोएगा नहीं। nor lose possession of that fair thou owest, nor lose नहीं खोएगा, possession का मतलब अधिकार, of that fair उस सुंदरता का अधिकार, दाऊ तुम, ओवेस्ट जो तुम्हारे पास है, दैट यू हैज। द पोइट सेज दैट हिज फ्रेंड विल नेवर लूज द पोजेशन ऑफ द ब्यूटी दैट ही हैज, दैट ही ओव्स। ही शैल नेवर लूज द ब्यूटी दैट ही पोजेसेस। जो सुंदरता उसके पास है वो सुंदरता वो कभी नहीं खोएगा, उसकी सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहेगी। नोर शैल डेथ ब्रैग, ब्रैग मीन्स बोस्ट ऑफ, डींगे हाँकना, और न ही मृत्यु डींगे हाँक पाएगी। दाऊ वांडरस्ट इन हिज शेड, वांडर मतलब घूमना, इन हिज शेड कि तुम भी उसकी छाया के नीचे घूमते हो। यहाँ क्या कहना चाहता है कवि? कवि कहना चाहता है कि शैल द डेथ इज ऑल पावरफुल। हियर द पोइट पर्सोनिफाइड डेथ। यहाँ कवि मृत्यु को पर्सोनिफाई करता है, उसका मानवीयकरण करता है। ही सेज दैट डेथ इज ऑल पावरफुल। वो कहता है कि मृत्यु सर्वशक्तिशाली है। ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर सब्जेक्ट टू डेथ। संसार की सारी वस्तुएं मृत्यु के अधीन हैं, उनको मृत्यु प्राप्त होती है। बट द डेथ शैल नॉट बी एबल टू बोस्ट ऑफ हैविंग हिज कंट्रोल ओवर हिज फ्रेंड। लेकिन मृत्यु इस बात की डींग कभी भी नहीं हाँक पाएगी कि उसका उसके दोस्त के ऊपर कंट्रोल है। द डेथ शैल नेवर बी एबल टू किल द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। नेक्स्ट लाइन, व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट। तो कवि ऐसा क्यों कहता है कि मृत्यु उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी?
वो ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज द पोइट हैज़ फर्म फेथ इन द इटर्निटी ऑफ हिज वर्सेस। उसे अपनी कविताओं के अमर होने पर पूरा विश्वास है। व्हेन इन इटर्नल लाइन्स, इटर्नल लाइन्स मतलब होता है कवि जो कविताएं लिख रहा है वो इटर्नल हैं, वो अमर हैं, वो हमेशा बनी रहेंगी, हर युग में लोग उसको पढ़ते रहेंगे। टू टाइम दाउ ग्रोवेस्ट, वैन इन इटर्नल लाइन टू टाइम दाउ ग्रोवेस्ट, ग्रोवेस्ट का मतलब जब तुम्हारा नाम आ जाएगा, जब मेरी इन अमर पंक्तियों में, मेरी इन अमर कविताओं में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा तो तुम भी अमर हो जाओगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक कि व्यक्ति सांस ले पाएंगे, और आइज कैन सी, जब तक कि आंखें देख पाएंगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, उस समय तक मेरी ये कविताएं, ये पंक्तियां जीवित रहेंगी, बनी रहेंगी, इनका अस्तित्व बना रहेगा। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये मेरी पंक्तियां, ये कविताएं तुम्हें भी जीवन प्रदान करेंगी। दीज लाइन्स इमोर्टल लाइन्स, दीज इटर्नल लाइन मेक यू इमोर्टल, तुम्हें भी मेरी ये अमर कविताएं अमर बना देंगी। अपने दोस्त को कवि ये कहना चाहता है। द पोइट सेज दैट हिज फ्रेंड शैल ऑल्सो बिकम इमोर्टल व्हेन हिज नेम इज मेंशन्ड बाय द पोइट इन हिज वर्सेस। कवि कहता है कि उसका दोस्त भी अमर हो जाएगा जब उसका नाम उसकी कविताओं में लिखा जाएगा। द पोइट हैज़ फर्म बिलीफ दैट हिज वर्सेस विल लिव फॉर एवर, क्योंकि कवि को पूरा विश्वास है कि उसकी कविताएं हमेशा तक रहेंगी। He says that his verses will live as long as man can breathe or eyes can see. कवि को पूरा विश्वास है उसकी कविताएं तब तक रहेंगी जब तक व्यक्ति सांस ले पाएंगे और आंखें देख पाएंगी। People through all ages will read his poetry. कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि हर युगों में उसकी कविताएं लोगों के द्वारा पढ़ी जाएंगी। एंड थ्रू दैम कम टू नो ऑफ हिज फ्रेंड्स ब्यूटी, और उन कविताओं के माध्यम से उन्हें उसके दोस्त की सुंदरता के विषय में जानने को मिलेगा। दस द पोइट होप्स टू इमोर्टलाइज हिज फ्रेंड थ्रू हिज वर्सेस। इसलिए कवि को पूरा विश्वास है कि उसकी अमर कविताओं की वजह से उसका दोस्त भी अमर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पोइम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक्स।